कोई भी जो चीज़ है वो हमेशा उसके दो पक्ष ये नहीं लेके चलना चाहिए कि हमें बस इनाम मिलेगा या फिर बुराई मिलेगी, नहीं, उसके बाद आत्मसंतुष्टि को लेकर के काम करना चाहिए। वो आत्मसंतुष्टि आपको किसी पात्र व्यक्ति को अगर किसी योजना का लाभ दिलाते हैं उससे भी मिल सकती है। जब भी कोई अधिकारी अन्य जगह से ट्रांसफर होकर आता है तो दूसरी जगह जाता है तो कुछ नया करने की सोचता है। जैसे हमारे राजगढ़ में कलेक्टर साहब ने जो जनसुनवाई ऊपर होती थी कलेक्टर हाल में, वो नीचे कर दी, बैठने में दिक्कत नहीं आती है। एसपी साहब के बारे में भी आपको पता ही है, जो थाने थे पहले और आज के थाने, पूरी तस्वीर बदल दी। सर, आपके मन में भी कुछ सारंगपुर को लेकर नया करने का मन है? पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है सर अधिकारियों पर। दोस्तों, रंगीलो राजगढ़ के स्पेशल शो जिसका नाम है अफसर से मुलाकात, हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं सारंगपुर के एसडीएम श्री रोहित बमोरे सर से। दोस्तों, इनके एसडीएम बनने और पढ़ाई करने के बीच का सफर बहुत ही प्रेरणात्मक है, जिसे सुनकर युवाओं की सोच बदल जाएगी। कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान इनका एक्सीडेंट हो गया। कई महीनों तक ये एक बेड पर पड़े पड़े पढ़ाई करते थे और एक दोस्त की पार्टी में जाने के बाद इनका दिमाग प्रशासनिक सेवा में आने के लिए बदल गया। इनमें इतना जुनून पैदा हुआ प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए कि इन्हें पढ़ाई के दौरान खुद अपने शरीर की सुध नहीं रहती थी। रोजाना रात में नहाना और 9 बजे सो जाना और 1 बजे रात को उठकर नियमित पढ़ना। इतनी पढ़ाई की कि आज ये एसडीएम बन गए। तो आज हम इन्हीं से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो है सारंगपुर अनुभाग के अधिकारी श्री रोहित बमोरे सर। नमस्कार, और सभी आपके चैनल के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो सर, राजगढ़ वालों को, सारंगपुर की जनता को अपना परिचय आप। मैं रोहित बमोरे, अभी वर्तमान में मेरी प्रतिस्थापना एसडीएम सारंगपुर के रूप में हुई है। मैं 2017 बैच का डिप्टी कलेक्टर हूँ, वर्तमान में जॉइंट कलेक्टर हूँ। इसके पहले मेरी बालाघाट और सागर जिले में प्रतिस्थापना रही है। मेरा तीसरा जिला है राजगढ़ जिला। अक्टूबर में यहाँ आया था, लगभग 5 महीने मुझे वर्तमान में हो चुके हैं सारंगपुर अनुभाग में। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जो किसान हैं ई उपार्जन पर पंजीयन करवा रहे हैं, लेकिन उनकी फसलें पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही, मतलब कम पंजीयन हो रहे हैं। देखिए, इस बार शासन ने गिरदावरी जो पहले आवश्यक रहती थी पंजीयन के लिए, इस बार वो बाउंडेशन भी हटा दी है और हम हमारे अनुभाग की दोनों तहसीलों में 100% गिरदावरी भी हो चुकी है। कहीं कहीं कुछ तकनीकी समस्याएं हैं तो उसका निराकरण भी हम स्थानीय स्तर पर कर रहे हैं और पंजीयन लगातार किए जा रहे हैं। अच्छा, खरीदी कब होगी, तो कितने केंद्र बने सर? 17 मार्च से खरीदी का नोटिफिकेशन अभी आया है। हमारी तैयारियां हैं, लगभग 18 केंद्र हमारे उसमें अनुभाग में बनाए जाएंगे और हमारा प्रयास यह रहेगा कि इस बार जो भी समस्याएं पहले आती थी उनको हम उनका निराकरण करके लोगों किसान भाइयों को हम एक अच्छा मतलब सुविधा उपलब्ध करा सकें, जिससे वो अपनी फसल को वहाँ पर बेच सकेंगे। सर, हमने सारंगपुर में कई लोगों से पूछा है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आई ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की यहाँ पर समस्या है। देखिए, जल निगम कुंडालिया डैम से जो पानी की सप्लाई होना था और हर घर जो नल के माध्यम से पानी पहुंचना था, वहाँ पर सारंगपुर अनुभाग में जब मैं आया था, मेरी प्रतिस्थापना हुई थी, तो हम लोगों का जो टारगेट था उससे हम काफ़ी पीछे थे। समय सीमा से हम लोगों ने समयावधि भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने लगातार उसका सतत निरीक्षण किया, रिपोर्ट उनके लिए है और जहाँ भी काम रुके हुए थे सारे आज हमारे टंकियों के काम हो तो वो चालू है, पाइपलाइन की टेस्टिंग की चालू है। जो इंजीनियर्स से मेरी लास्ट टाइम जो अभी मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, उन्होंने मुझे ये कहा है कि जून तक वो हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचा देंगे। मतलब इस गर्मी में पानी पहुंच जाएगा? देखिए, गर्मी के अंत तक जरूर पहुंच जाएगा, जून का उन्होंने कहा है, तो हम मान के चलें कि जून के अंत तक पानी पहुंच जाएगा। 2025 की मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चर्चाएं होती है कि बिना पैसे के आजकल काम नहीं होता। एज ए एसडीएम सर, आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जब अपने अनुभाग की बात करूंगा इसमें, मेरा ये सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप सरकार के द्वारा लोक सेवा अधिनियम बनाया गया, इसमें समय सीमा बना दी गई है, तो अपना जो आवेदन है वो विधिवत किया जाए। समय सीमा में कार्य किया जाता है और आजकल हर तरह की मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बावजूद अगर किसी किसान भाई को या फिर
ग्रामीणों को कोई अधिकारी दिक्कत देते हैं तो वो हमारे उनके ऊपर जो हायरार्की है, जो उच्च अधिकारी हैं, उनको शिकायत करें और शिकायत करने के बाद उनका जो काम नहीं हो पा रहा उसके बारे में बताएँ तो उनके काम होंगे। और जो समस्या आप जो बता रहे हैं कि रिश्वत की माँग की जा रही है, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम लोगों को कितने सुविधाजनक जो उनके पात्र हैं, उनको लाभ पहुँचा सकें। हम लोग अपने स्तर पर भी सभी हमारे अधीनस्थ अधिकारियों की मॉनिटरिंग करते हैं और उनको ये इस बात के बारे में हम हमेशा एक चेतावनी देते हैं कि इस तरह की अगर हरकत की गई तो हम उसके खिलाफ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सारंगपुर के, ध्यान से देखें, ये सारंगपुर के एसडीएम साहब है और हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। सर, जब भी कोई अधिकारी अन्य जगह से ट्रांसफर होकर आता है तो दूसरी जगह जाता है तो कुछ नया करने की सोचता है। जैसे हमारे राजगढ़ में कलेक्टर साहब ने जो जनसुनवाई ऊपर होती थी कलेक्टर हाल में, वो नीचे कर दी, बैठने में दिक्कत नहीं आती है। एसपी साहब के बारे में भी आपको पता ही है, जो थाने थे पहले और आज के थाने, पूरी तस्वीर बदल दी। सर, आपके मन में भी कुछ सारंगपुर को लेकर नया करने का मन है? देखिए, शासकीय सेवा में हम लोगों की पदस्थापना बदलती रहती है और ये एक तरह से काफ़ी एक हमें सुख अनुभव भी देता है कि हम लोग अलग-अलग कल्चर को जानते हैं, समझते हैं उस माध्यम से। मेरी पहली पोस्टिंग बालाघाट ज़िले में रही थी। मैंने वहाँ जो महाकौशल का एक कल्चर है, वो देखा। बुंदेलखंड में देखा सागर की पोस्टिंग के दौरान। आज मैं मालवा में आया हूँ। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो हमारे मूल काम हैं, जो भी हमारे काम है उसको हम पहले प्राथमिकता दें। किसी एक विशेष काम को भी लोग टारगेट करते हैं, उसको उसमें भी काम करना चाहिए, लेकिन हमारे मूल काम को हम करना कि जिस लिए शासन ने हमें इस पद पर नियुक्ति प्रदान की है, उसके जितने भी काम है उसको मैं कितने सुगमता के साथ कर सकता हूँ, कितनी एफिशिएंसी के साथ कर सकता हूँ, वो मेरा प्रयास रहता है। सारंगपुर अनुभाग को लेकर के हमारा जो मैंने आते साथ ही देखा, तो कई जगह रास्ते काफ़ी संकरे थे और अतिक्रमण की एक मुख्य समस्या थी, तो उसको हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। आप देखेंगे पचो नगर परिषद में हमने एक अच्छी कार्रवाई की और वहाँ पर आने वाले समय में लोगों को सुविधा उस रास्ते के बनने के बाद लोगों को सुविधा होगी। अब इसी प्रकार से दूसरे भी जहाँ पर अनुभाग में है तो अतिक्रमण से की जो मूल समस्या राजस्व को फेस करनी पड़ती है, वो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस क्षेत्र में काम करूं और उसके अलावा एक अच्छा शासन सुशासन देना जिसकी परिकल्पना हमारे जो नेतृत्व करते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हों या हमारे वरिष्ठ अधिकारी हों, जो इस बारे में सोचते हैं, तो एक अच्छा सुशासन देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, वैसे तो अभी पचोर तहसीलदार और सारंगपुर तहसीलदार साहब को कलेक्टर साहब ने प्रशंसा पत्र दिया है, सीएम हेल्पलाइन में अच्छा काम किया है। पर कई बार ये भी देखने में आता है सर कि अगर कोई हितग्राही सीएम हेल्पलाइन करता है तो उन पर प्रेशर डाल दिया जाता है, बंद करो, निराकरण नहीं होता। तो इसके लिए फिर वो क्या करें? देखिए, काफ़ी हर्ष का विषय कि हमारे अनुभाग की दोनों तहसीलों को ये प्रमाण पत्र पिछले महीने कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया गया। ये प्रमाण पत्र संतुष्टि के आधार पर जो शिकायतें बंद की जाती हैं और उसका जो सही जो निराकरण है उसके आधार पर ही दिया जाता है। तो आप मेरे जो अनुभाग में आप मान के चलिए कि अच्छा काम कर रहे हैं, तभी शासन उनको, कलेक्टर साहब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इस तरह से ए ग्रेड में आ रहे हैं। तो हमारा यही है कि हम जितनी ज़्यादा शिकायतें संतुष्टिपूर्वक बंद करा सकें तो हम कराएँगे। और जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती फ़ोन लगा के धमकी इस तरह से दी जाती है, तो अभी वर्तमान में तो ऐसा कहीं मुझे सुनने को नहीं मिला और व्यक्ति का किसी के ऊपर कोई पर्सनल कोई ऐसा मतलब दबाव डाल कर के शिकायत बंद नहीं कराई सकती। कोई भी व्यक्ति अगर काम नहीं होता तो पुनः सीएम हेल्पलाइन करता है, तो हमारा यही एक पर्पस रहता है कि हम उसकी शिकायत का निराकरण संतुष्टिपूर्वक करें, उसको संतुष्ट करके करें। यदि हम उसका निराकरण नहीं भी कर पाते तो हम जो विधिवत जो कानूनी प्रक्रिया, जो कानूनी बाधा है उसके बारे में उसको अवगत कराते हैं। और व्यक्ति इतने समझदार हैं, लोग इतने समझदार हैं कि उस बात को समझते हैं उसके बाद कि हमारे कानूनी बाधा है या किसी योजना में हम पात्र नहीं है, तो फिर वो शिकायत भी वापस ले लेते हैं। सर, दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है। आप यंग हो, हम ये जानना चाहते हैं राजगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या सुधार की जरूरत है? ये सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है और रहना भी चाहिए। हम अभी विकास के उस पायदान पे भी हम नहीं पहुँचे कि जहाँ हम संतुष्ट हो जाएँ, तो हमें सुधार की आवश्यकता है और हर स्तर पर है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य जो भी विकास के मापदंड हैं, उन सब में हमें सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा के मैंने जो यहाँ पर आकर के देखा, तो यहाँ पे स्कूलों का नेटवर्क है और अब हमें प्रयास करना चाहिए कि जन जागरूकता फैले। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजें, उनकी शिक्षा को बीच में नहीं छोड़ना है।
लड़का हो या लड़की उनको पूरा पढ़ा करके उनको ग्रेजुएट बनाना है, उसको उस लायक बनाना है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। शासन जो सुविधाएँ दे रहा है, स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेज खोले जा रहे हैं, उसका पूरा उपयोग आपको करना है। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों से भी अपील है कि शिक्षा वो मतलब एक तरह से वो शस्त्र है जो आपके बच्चे को आने वाले टाइम में काबिल बनाएगा और आपको शिक्षा के माध्यम से उसको इस दुनिया में एक अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। सर आप अभी कहाँ से आए हो ट्रांसफर होके? मैं सागर जिले में इसके पहले पदस्थ था। मैं अगर बात करूं सर सागर और राजगढ़, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कैसे तुलना करोगे आप? राजगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था और सागर की कैसी है? जैसे यहाँ पर तो तत्काल जैसे कुछ भी केस आया तो सारंगपुर से रेफर किया जाता है शाहजहाँपुर, तो यहाँ क्या कैसे सुधार होगा मतलब? देखिए सागर भी एक चुनौतीपूर्ण जगह थी, बुंदेलखंड भी काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। चुनौतियाँ वहाँ भी थी, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज वहाँ पर खुला हुआ था, जहाँ पर शहर में ही लोग सागर में लेकर के जाते थे अपने जो पेशेंट हैं उन लोगों को। यहाँ पर भी हमारे लिए हर्ष का विषय कि राजगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा जल्दी मिलने वाली है। तो मैंने वही कहा कि जो विकास है वो मतलब क्रमानुसार उसका विकास का होता है। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है तो ये फैसिलिटी सरकारी हो या प्राइवेट, इस तरह से निजी भी हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी और इस तरह से राजगढ़ वासियों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी। सर हमारे दर्शकों को, राजगढ़ की जनता को थोड़ा अपने बारे में भी बताएं, मतलब आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, घर में कौन कौन है, थोड़ा सा बताएं। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर जो हैं वो भोपाल में काफ़ी पहले आ गए थे, शासकीय सेवक थे, मेरे पिताजी क्लर्क थे और उन्होंने ही क्या मतलब हमारी शिक्षा हो, मैं और मेरे भाई को दोनों को पढ़ाया। हम लोग आप सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में सर? देखिए मेरी कुछ शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई है और कुछ प्राइवेट स्कूल में हुई है और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो पूरा प्राइवेट स्कूल सरकारी कॉलेज में हुआ है। तो देखिए अब मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन जीवन में जो लक्ष्य है वो आपको इस तरह से ये बाधा उत्पन्न नहीं करता है कि शासकीय स्कूल में पढ़े, जबकि काफ़ी अच्छे हम लोगों को एक सेल्फ स्टडी है, उसको समझना है, काफ़ी चीज़ें हमें उस माध्यम से सीखने को मिलती हैं और मतलब लक्ष्य अपने जीवन में बड़े से बड़े बनाना चाहिए, उनको अचीव करने के लिए मेहनत करना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये आपको खुद ही अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है कि आप अपने लक्ष्य को किस तरह से क्या लक्ष्य बनाते हैं, क्या लक्ष्य उसको पाने के लिए क्या मेहनत करते हैं। तो ये व्यक्ति की सेल्फ जो पर्सनैलिटी होती है, वो सेल्फ डिसिप्लिन वो कितना अपनाता है, उसके आधार पर ही वो अपने जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। आज भी हर साल कितने सारे डिप्टी कलेक्टर्स बनते हैं, कितने आईएएस बनते हैं, तो जब वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। जब मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेरा फोकस सिर्फ ये था कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मैं कितना अच्छा उसमें कर सकता हूँ, ये मेरा फोकस था। मुझे नहीं पता था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी या अन्य कोई पोस्ट मिलेगी। लेकिन जब आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होती है, आपका डिसिप्लिन रहता है, लगातार आप संघर्ष करते हैं, तो उसका परिणाम भी मिलता है और वो परिणाम मुझे मिला है तो आप लोगों को भी मिल सकता है इसके। पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है सर अधिकारियों पर? देखिए ये तो मैं समझता हूँ, ये पहले मैं बहुत सोचता था कि पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा जब जॉब में आया था उसके पहले, लेकिन मैं अब 8 साल से सर्विस में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता की समस्याओं को लेकर के ही हमारे पास आते हैं और वो जनता की समस्याएं हैं, वो एक माध्यम है जनप्रतिनिधि जो हमें क्षेत्र से एक तरह से अवगत कराते हैं, समस्याओं से अवगत कराते हैं। तो मुझे हमेशा से हर राजनीतिक जो सराउंडिंग रही है, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, उनका मुझे सपोर्ट मिला है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको प्रेशर रहता है, उसको आप प्रेशर नहीं कह सकते, एक तरह से सपोर्ट भी रहता है उसका और उसको आपको मतलब उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो अच्छा है। अगर क्षेत्र की जनता, किसी गांव के सरपंच अगर कोई समस्या बता रहे हैं तो कोई भी पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं वो कभी अपनी निजी समस्याओं को लेकर नहीं आए, आज तक मेरे पास ऐसा नहीं हुआ। वो क्षेत्र के और लोगों की समस्याओं को लेकर के आते हैं, तो वही हमारा काम है कि उनकी समस्या सुनना और निराकरण करना। तो प्रेशर जैसा तो मुझे अभी तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ। कोई भी जो चीज़ है वो हमेशा उसके दो पक्ष ये नहीं लेके चलना चाहिए कि हमें बस इनाम मिलेगा या फिर बुराई मिलेगी, नहीं, उसके बाद आत्मसंतुष्टि को लेकर के काम करना चाहिए। वो आत्मसंतुष्टि आपको किसी पात्र व्यक्ति को अगर किसी योजना का लाभ दिलाते हैं उससे भी मिल सकती है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें उसको एक तरह से आप समाज को क्या योगदान दे रहे हैं उसके बारे में विचार करें और हमेशा एक पॉजिटिव सोच रख करके काम करना चाहिए।
सर निश्चित रूप से वाकई में कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा खुलकर बातें हमसे की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दोस्तों ये थे सारंगपुर एसडीएम सर। अगर आपके मन में भी, सारंगपुर की जनता जो भी इस वीडियो को देख रही है, आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।